IGSS डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने आवर्त सारणी का जो विकास पढ़ा था, उसमें हमने अब बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करी जिन्होंने समय समय पर तत्वों के वर्गीकरण के लिए, उनके क्लासिफिकेशन के लिए अपनी अपनी थ्योरीज दी थी और उनका डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो इसके बाद में जितने भी साइंटिस्ट थे सबका जो एक ही मोटो था कि तत्वों को वर्गीकृत किया जाए ताकि हमें अध्ययन में क्या हो, उनके एलिमेंट के अध्ययन में क्या हो, सुविधा हो। तो इसी संदर्भ में और सबका ही एक ही व्यू पॉइंट था, वो ये था कि सभी ने जो एलिमेंट थे सबको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया था। तो इसी संदर्भ में आगे चलते हुए हमारे मेंडलीव साहब आए और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेंडलीव और लोथर मेयर समकालीन थे, दोनों ने एक साथ काम किया, अलग अलग काम किया, लेकिन मेंडलीव का काम पहले प्रकाशित हो गया और लोथर मेयर का काम बाद में आया था। तो इस वजह से मेंडलीव को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और मेंडलीव का जो एक व्यू ऑफ पॉइंट था वो एटॉमिक वेट को ही लेकर था। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो एलिमेंट्स थे, जो न्यूलैंड ने बोला था कि 8वां जो तत्व होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होती है। तो इसका मतलब उसने एक डेफिनेशन फिक्स किया था कि केवल 8 एलिमेंट के बाद ही ऐसा होगा। लेकिन मेंडलीव ने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया और ये बताया कि जो तत्वों का जो भौतिक और जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु भारों का आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन का मतलब ये नहीं है कि वो केवल 8 तत्वों के बाद, 8 के बाद या 7 के बाद या 6 के बाद या कोई डेफिनेट ऑर्डर के बाद ही वो तत्वों की गुणों की पुनरावृत्ति होगी, है ना। उनका मतलब ये था कि कोई भी क्रम हो सकता है, वो 8 के बाद हो सकता है, कुछ देर बाद कुछ और क्रम में हो सकता है, कुछ देर बाद कुछ और क्रम में हो सकता है। इस बात को लेते हुए मेंडलीव ने बोला कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु भारों के, किसके, परमाणु भारों के, है ना, आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अरेंज करें। ठीक है, तो समान गुण वाले जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही वर्ग में आ जाते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो इस आधार पर उसने तत्वों की आवर्त सारणी बनाई जो उस समय तक ज्ञात थे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी आपके सामने है और इसमें आवर्त सारणी को देखने से ये पता चल रहा है कि इस आवर्त सारणी में, ठीक है ना, 8 वर्ग रखे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक के वर्ग हैं और उसके बाद जो 8वां वर्ग है उसमें 3 सब वर्ग बनाए हैं और 1 से जो 7 तक के वर्ग हैं उनके 2 सब क्लॉज हैं, ए एंड बी। ठीक है ना, और 8वें में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को रखा हुआ है। ठीक है, और आप देख रहे हैं आवर्त सारणी में बीच बीच में कुछ जगह खाली छोड़ी गई हैं। तो ये खाली जगह जो छोड़ी गई हैं, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो उस समय उसको ज्ञात नहीं है लेकिन वो भविष्य में आएगा। तो इस तरह से, और अब आप एक दूसरी आवर्त सारणी देखिए इसके बाद में। इस आवर्त सारणी को देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें एक फर्स्ट में एक अलग से एक एक्स्ट्रा वर्ग और जोड़ा गया है जिसको नाम दिया गया था 0 वर्ग। एग्जैक्टली हुआ ये था कि जब मेंडलीव ने अपना काम किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो उस समय तक जो तत्व थे, है ना, उनमें उत्कृष्ट गैसें नहीं थी, नोबल गैसें नहीं थी। ठीक है ना, अब नोबल गैसें तो है नहीं, तो उसने तत्वों को रखा नहीं अपनी। लेकिन बाद में जब उस मेंडलीव आवर्त सारणी को डेवलप किया तो उसके में एक अलग से एक वर्ग जोड़ दिया गया, 0 वर्ग, जो पहले वर्ग से पहले जोड़ा गया। पहले वर्ग से 0 वर्ग आता है, उसको रखा गया और उसमें उन्होंने सेकंड पीरियड से दूसरे पीरियड से उसने यानी कि उत्कृष्ट गैसों को रखना चालू किया और इसमें भी 7 वर्ग थे।
7 वर्ग हैं, एक 8वां वर्ग अलग है और नीचे 7 आवर्तों में उनको व्यवस्थित किया गया। तो इस तरह से ये आवर्त सारणी उन्होंने बनाई थी, ठीक है ना। अब आप देखिए इस आवर्त सारणी का जो बेसिक फायदा है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये था कि तत्वों का जो अध्ययन है ना, तत्वों की स्टडी करने में बहुत बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो एक ही जगह पर आ गए जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। तो इस तरह से तत्वों का अध्ययन करने में सुविधा हुई। कुछ तत्व ऐसे थे, उसने कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है उसको भी उसने किया था, एटॉमिक वेट के बारे में भी उसने क्लैरिफिकेशन दिया था, क्योंकि उस समय कुछ एटॉमिक वेट का, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट कुछ और माना जाता था और उसमें करेक्शन किया। जैसे कि Be का जो एटॉमिक वेट था, ठीक है ना, उस समय 13.5 माना जाता था, लेकिन एग्जैक्टली आप जानते हैं कि Be का जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है ना, वो कुछ और होता है और इसका जो इक्विवेलेंट वेट वो होता है 4.5। इसका इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार होता है 4.5, ठीक है। तो पहले इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी, वो इसकी वैलेंसी मानी जाती थी 3 और परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार इनटू संयोजकता। तो जैसा कि पहले इसकी संयोजकता 3 मानी जाती थी, ठीक है, और तुल्यांकी भार 4.5 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13.5। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, जो मेंडलीफ ने Be का एक्यूरेट जो वैलेंसी है उसको आप पता लगाया और उसने बताया कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार से अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें और उसका एटॉमिक वेट निकालें तो 4.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9। तो इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, 9 आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक वेट 9 होता ही है। तो इस तरह से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था उसको क्लैरिफाइड किया, उनमें संशोधन किया, करेक्शन किया। तो एक फ़ायदा ये था। तीन है, इसका अगला प्रॉपर्टी ये है कि इसने नए तत्वों की कर दी भविष्यवाणी। अब वो कैसे की ये समझना है ना, तत्वों की भविष्यवाणी कैसे की। देखो, मेंडलीफ ने जब तत्वों को पीरियड में, आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो ये देखा कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके परमाणु भारों में 2 से 3 यूनिट का डिफरेंस आता है, 2 से 3 यूनिट की वृद्धि होती है, ठीक है ना। यानी कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट यदि 5 होता है तो उसके बाद आने वाला जो एलिमेंट आएगा आवर्त में, उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो 7 या 8 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तत्वों के एटॉमिक वेट का एक क्रम मिलता है, ठीक है। लेकिन उसने ये देखा कई जगह ऐसी थी जब तत्वों को रखा गया तो कई जगह पर 5 या 6 यूनिट का डिफरेंस मिला। एटॉमिक वेट में कितने का, 5 से 6 यूनिट का डिफरेंस मिला। 5 से 6 यूनिट का डिफरेंस मिलने का तात्पर्य ये हो जाता है कि कैजुअल बात ये हो रही है और इतने का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना, जिसकी प्रॉपर्टी भी उसके वर्ग में आने वाले एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब सीधा सा फंडा ये निकलता है, सीधी सी बात निकलती है बेटा ये कि बीच में कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। अब वो एलिमेंट कौन सा होगा, है ना, वो एलिमेंट क्या होगा, कौन सा होगा, उसके बारे में उसने, चूंकि उसको पता तो था नहीं, ठीक है, तो उसने उसकी कल्पना करी और उसका एक हाइपोथेटिकली उसका नेम दिया। जैसे कि आज हम जानते हैं, और आश्चर्यजनक बात यह है कि उन तत्वों को फीचर में खोजा भी गया, ठीक है ना। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज हमें गैलियम और जर्मेनियम, है ना, इसकी बात करके चलते हैं, ठीक है। गैलियम और जर्मेनियम उस समय खोजे नहीं गए थे, है ना।
ठीक है। तो गैलियम के लिए, अब गैलियम जो खोजा नहीं गया था उसके लिए Al के नीचे स्पेस दिया गया, खाली जगह दी गई, और इसी तरह से सिलिकॉन के नीचे भी तत्व नहीं खोजा गया था तो उसके लिए भी खाली जगह दी गई। तो इस खाली जगह में उसने ये बताया कि इस जगह में कोई ना कोई तत्व आएगा जो भविष्य में खोजा जाएगा, और उसका उसने नाम दिया ए का एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये होता है कि एक और तत्व आएगा यहाँ पर जिसके गुण एल्युमिनियम जैसे होंगे, यानी एक और एल्युमिनियम जैसी प्रॉपर्टी वाला तत्व, एक और एल्युमिनियम जैसी प्रॉपर्टी वाला तत्व आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसको नाम दिया गया ए का सिलिकॉन, इसको नाम दे दिया ए का सिलिकॉन। इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा जो भविष्य में खोजा जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी किसके समान होगी, सिलिकॉन के समान होगी। इस तरह से उसने बहुत सारे नए तत्वों की खोज की भविष्यवाणी करी थी। जैसे मैग्नीज भी नहीं खोजा गया था तो उसके लिए नाम दे दिया ए का मैग्नीज, ठीक है ना। मैग्नीज के नीचे वाले तत्व को, जैसे टीसी को नहीं खोजा गया था तो इसका नाम दे दिया ए का मैग्नीज, ठीक है ना। इस तरह से उसने कुछ तत्वों के खोजे जाने की क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है तो इस तरह से हमें आल्दो कुछ भी रहा हो लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमें प्रॉपर्टी है ना उस आवर्त सारणी के उन गुणों को बताते हैं जिसकी वजह से हमें तत्वों का स्टडी करने में हेल्प मिली, ठीक है ना। और लेकिन इस टेबल के कुछ डिमेरिट्स भी थी, उनके ड्रॉबैक्स भी थे, तो उनकी अपन बात करके चलते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक था प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यानी हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो उस समय उचित स्थिति नहीं थी, है ना। हाइड्रोजन को सही प्रॉपर जगह पे नहीं रखा, वो तो आज भी नहीं रखा गया क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का प्रॉपर तरीके से कोई स्पेस नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इसकी स्पेशल करैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है कि इसने चूंकि पीरियडिक टेबल बनी थी एटॉमिक वेट पर बनी थी, ठीक है, और एक ही एटम के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप का मतलब है समस्थानिक होते हैं, है ना। समस्थानिकों में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, लेकिन उसका यानी कि जेड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट होता है वो अलग अलग होता है, डिफर होता है ना। जैसे कि ऑक्सीजन है ना 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, और सबका जो एटॉमिक वेट है वो 16, 17 और 18 एटॉमिक जो वेट है सबका अलग अलग है, तो डिफर हो गया। इसी तरह से अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3 यानी एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि एटॉमिक जो मास है या उसका जो एटॉमिक वेट है वो सबका क्या है, अलग अलग है। और तो हाइड्रोजन 1 वाले को, 2 वाले को, 3 वाले को भी स्पेस देना चाहिए, जगह देनी चाहिए थी आवर्त सारणी में। इसी तरह से ऑक्सीजन के 16, 17 और 18 तीनों जो आइसोटॉप्स हैं उनको भी जगह देना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, एक इसका बहुत बड़ा डीमेरिट था कि उसने सभी जो आइसोटॉप्स हैं उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसका एक अगला पॉइंट और अगर आप देख सकते हैं कि उसने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो एलिमेंट थे उनको मूल आवर्त सारणी में जगह ही नहीं दी, उनको अलग से रखा गया, ठीक है। उस समय जो उत्कृष्ट गैसें थीं, है ना, उस समय जो उत्कृष्ट गैसें थीं तो उत्कृष्ट गैसों को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला था, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाद में उत्कृष्ट गैसें खोजी गई हैं तो उनको अलग से एक नया वर्ग उनके लिए जोड़ा गया है, ठीक है। और उनकी स्टार्टिंग जो है वो सेकंड पीरियड से की गई है, तो ये बड़ा डीमेरिट्स रहा है कि उनकी जो स्टार्टिंग है वो सेकंड पीरियड यानी दूसरे आवर्त से की गई है। एक इसका बहुत ज़्यादा जो डीमेरिट्स है जिसने वो ये है कि इसने अपने ही बनाए नियम को, रूल को तोड़ा, अपने ही नियम को तोड़ दिया भाई। सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो ये है कि इसने अपने ही नियम को तोड़ा,
नियम यह है कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखना है, लेकिन कुछ जगहों पर क्या किया इसने कि अपने इस नियम को तोड़ परमाणु भार वाला जो एलिमेंट है वो तो रख दिया बाद में, और अधिक परमाणु भार वाला जो एलिमेंट है वो रख दिया पहले, जैसे कि Ar और K। Ar का एटॉमिक वेट होता है 39.9 और K का जो एटॉमिक वेट होता है 39.1 होता है। तो इसको इसने पहले रखा और ये आ गया बाद में, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उत्कृष्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, तो नोबल गैसों के साथ रख दिया, इस वजह से उसने ऐसा किया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने अपने ही बनाए नियम को उसने तोड़ दिया। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स रहा है कि इसने अपने बनाए हुए नियम को ही इसने तोड़ दिया, चाहे कुछ भी रहा हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके सारे डिमेरिट्स रहे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि इसने एलिमेंट्स को, है ना, एक नया एक आधार देने की कोशिश की। उसने ये प्रयास किया कि तत्वों को, है ना, वर्गीकृत किया जा सकता है किसी न किसी वे के द्वारा, और समान प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट हैं उनको किसी एक फॉर्मूले के थ्रू या एक किसी फंडे के थ्रू एक ग्रुप में लाया जा सकता है। ये आगे की बात है कि किसने कैसे किया, क्या हुआ, ये अपन आगे की बात अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मेंडलीव आवर्त सारणी है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं और मेंडलीव आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए